हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ अपने स्पाइस पार्क वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और इस वीडियो सीरीज में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाइस पार्क में हम लाइन की कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपका कोड बहुत ही बड़ा हो रहा है जो कि आपके लाइन में या फिर उस सेल में फिट नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस कोड को नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, उस कोड को नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, या फिर आपके कोड को प्रॉपरली अरेंज करना है। तो आप क्या करते हो, कोड को छोटे छोटे कोड को एक एक लाइन में लिखते हो ताकि उसकी रीडेबिलिटी हाई रहे। उसको जब कोई पढ़े तो इजीली समझ जाए कि इस कोड में हो क्या रहा है। तो हम जो है पाइसपार्क के अंदर उसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बैक स्लैश ये कीवर्ड का यूज होता है लाइन की कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए। उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है व्हेन मेथड के बारे में। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइन एंड व्हेन मेथड, इन दो चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पूरे वीडियो सीरीज में आपको इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स रियल टाइम सिनेरियो में कैसे क्यों यूज़ होता है, ओके, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देर ना करें और सब्सक्राइब करें। आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने अपना डेटाब्रिक्स नोटबुक ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, जिस नोटबुक के ऊपर हम उतने दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, और क्लस्टर वगैरह सब कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाइसपार्क में लाइंस की कंटिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद व्हेन फंक्शन के बारे में। तो जब हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन के अंदर हम लाइन की कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपका कोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है जो कि एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उस कोड के कुछ पार्ट्स को अपने नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, कुछ पार्ट्स को उसके भी नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, या फिर कोड की रीडेबिलिटी हाई करने के लिए आप छोटे छोटे कोड्स को एक एक लाइन में लिखते हो ताकि कोड की रीडेबिलिटी हाई रहे, कोई पढ़े तो इजीली समझ जाए। तो अगर मुझे लाइन की कंटिन्यूटी को दिखाना है पाइथन के अंदर, तो हम जो है उसको कैसे दिखाएं, क्योंकि पाइसपार्क में जो लाइन की कंटिन्यूटी है वो लाइन की कंटिन्यूटी पाइथन से ही डिराइव हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है अरुण, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अरुण, एंड मेरा फर्स्ट नेम है अरुण और लास्ट नेम है कुमार। ओके, फर्स्ट नेम है अरुण और लास्ट नेम है कुमार। तो मेरा फुल नेम क्या होगा? फुल नेम होगा फर्स्ट नेम प्लस, फुल नेम क्या होगा? ये होगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और मैं इस लाइन को प्रिंट करके क्विकली आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। और आप जब प्रिंट करूंगा तो आप आउटपुट देखोगे कि मुझे जो है मुझे ये आउटपुट मिल गया। मेरा दोनों, ये मेरा पाइथन का कोड था जिसके थ्रू मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैटिनेट कर गया और मुझे आउटपुट मिल गया। बट ये तो बहुत ही छोटा सा कोड है। ऐसा भी हो सकता है जब हम कोड लिखे तो ये पूरा लाइन फुल हो जाए और मुझे कुछ लाइंस ऑफ कोड को नेक्स्ट लाइन में लिखना, कुछ पार्ट ऑफ कोड को नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़े, राइट? तो सपोज दैट यही सिनेरियो मैं लेता हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लास्ट नेम को नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो क्या पाइथन इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये लास्ट नेम जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट नेम प्लस का ही पार्ट है? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम मतलब इस लाइन का कंटिन्यूटी में ही ये नेक्स्ट लाइन है। क्या ये पाइथन आइडेंटिफाई कर पाएगा? चलिए करके देखते हैं। अगर रन कर गया, मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया, इसका मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर नहीं नहीं रन किया, एरर थ्रो कर दिया, इसका मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो आइए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और ये एरर देगा एक्चुअली। आइए देखते हैं। ये देखिए सिंटैक्स एरर दे दिया और ये इनवैलिड सिंटैक्स, ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स क्योंकि पाइथन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये लाइन एक तो कंप्लीट नहीं नहीं है, प्लस के बाद हमने कुछ लिखा नहीं है, और ये लास्ट नेम जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया है जो कि इसी का पार्ट था। पाइथन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं, हम पाइथन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इस लाइन के कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक देंगे बैक स्लैश, सिर्फ और सिर्फ एक बैक स्लैश। और ये बैक स्लैश देकर जब हम इस कोड को रन करेंगे तो मुझे जो है रिक्वायर्ड आउटपुट देखने को मिलेगा। ये देखिए ये रिक्वायर्ड आउटपुट हो गया। ये बैक स्लैश है
और ये बता रहा है कि मेरा नेक्स्ट लाइन जो है मेरे प्रीवियस लाइन के इस लाइन के कंटिन्यूटी में है, जिसके कारण मेरा कोड सक्सेसफुली रन कर गया। बट पिछले केस में जब हमने ये बैकस्लैश नहीं दिया था तब मुझे हमें हमें ये एरर आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझना। अब जो है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है पाइस्पार्क में यूज होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं क्विकली एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ आपके सामने, और उसके लिए मेरे पास कोड है ऑलरेडी। मैंने इस वीडियो सीरीज के बहुत ही बिगिनिंग में आप लोगों को बता दिया है कि वो पाइस्पार्क अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो वो डेटा फ्रेम हमें कैसे क्रिएट करना है। तो अगर हम यहाँ चलते हैं और मेरे पास एक कोड है, इस कोड को मैं पिक करता हूँ क्विकली। ये कोड है जिससे मेरा पाइस्पार्क का डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, और यहाँ पे मैं आया और मैंने इस कोड को रन कर दिया। कुछ नहीं, ये डेटा है, और यहाँ मैंने डेटा डिफाइन किया हुआ है एक लिस्ट के फॉर्मेट में, और यहाँ कॉलम्स को डिफाइन कर दिया। अब मैंने जो है स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम किया और डेटा के अंदर डेटा पास कर दिया, और स्कीमा में कॉलम्स पास कर दिया और शो किया। तो ये पूरा जो है 4 कॉलम्स मेरे पास क्रिएट हो गए। अब सपोज दैट मुझे इस फर्स्ट नेम को रीनेम करना है और लास्ट नेम को भी रीनेम करना है। ओके, तो मैं जो है कोड लिखता हूँ। अब देखो मैं कैसे वो कोड लिखूंगा जिसमें मैं इस बैकस्लैश का यूज करूंगा। ओके, ये चीज आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा, इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। रियल टाइम में बहुत ही यूज आता है। हम लोग आप लोगों के सामने अपना 9.5 10 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं, ठीक है? तो आप देखिए और सीखिए कि क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या यूज में आता है और क्या यूज में नहीं आता है, क्योंकि जो भी हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस रख रहा हूँ। ओके, तो ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। तो आप देखिए मेरे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विद कॉलम रीनेम फंक्शन से हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं पाइस्पार्क में। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं फर्स्ट नेम को बस रीनेम करूंगा। मैं फर्स्ट नेम को रीनेम करूंगा, और यहाँ भी यहाँ भी मैं फर्स्ट नेम को रीनेम करता हूँ, और रीनेम करने के बाद फर्स्ट नेम ये मैंने रीनेम कर दिया। और फिर से देखो, मैं एक विथ कॉलम रीनेम फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये लिख रहा हूँ लास्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे रख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो मेथड, ताकि आप लोग जो है डेटा को देख पाए। मेरा एक कोड हो गया जिसमें मैं कॉलम को रीनेम कर रहा हूँ। बस फर्स्ट नेम को फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से रीनेम कर रहा हूँ, और लास्ट नेम को लास्ट अंडरस्कोर नेम से रीनेम कर रहा हूँ। और आइए इसको रन करके हम देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके, अब देखिए ये 2 कॉलम्स रीनेम हो चुके हैं। पहले इन 2 कॉलम का नाम था ये, अब इन 2 कॉलम्स का नाम हो चुका है ये। लेकिन सपोज करो और 2 4 विथ कॉलम होते, ओके, तो क्या होता है, ये पूरा लाइन फिल भर चुका होता, राइट? कोड की लेंथ काफी ज्यादा हो रही होती, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बाकी जो कोड है जो एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाए। सपोज करो मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। अब क्या मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपको क्या लगता है ये कोड रन करेगा? नहीं, ये कोड रन नहीं करेगा, ये देगा एरर। आइए देखते हैं। ये देखिए एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि पाइस्पार्क ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये जो नेक्स्ट लाइन जो है ये मेरा प्रीवियस लाइन के कंटिन्यूटी में है। तो जैसा कि हमने पाइथन के अंदर किया था, इसके अंदर भी हम वही करेंगे। कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे देंगे बैकस्लैश, और इसको हम रन करते हैं अब, और अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखिए ये कोड सक्सेसफुली अब इस केस में रन कर गया जैसे ही मैंने बैकस्लैश दिया, और यहाँ पे मेरा ये 2 कॉलम्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो इस बैकस्लैश की हेल्प से हम जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइन को डिफाइन करते हैं। इस बैकस्लैश की हेल्प से, ओके, वी डिफाइन कंटिन्यूटी of line in PySpark using this backslash. Okay, यूजिंग दिस बैकस्लैश, इस बैकस्लैश की हेल्प से हम लाइन की कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे सपोज मुझे किसी तीसरे कॉलम को भी रीनेम करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक स्लैश एक इंटर मारूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा विथ कॉलम रीनेम्ड। ओके, विथ कॉलम रीनेम्ड, और यहाँ पे सपोज सपोज दैट सैलरी को मैं रीनेम कर रहा हूँ, और सपोज दैट मैं जेंडर को रीनेम कर रहा हूँ। ओके,
जेंडर को रीनेम कर रहा हूँ किस चीज से, जेंडर को मैं रीनेम कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, बस जी कैपिटल कर दिया और कुछ भी नहीं किया, रीनेम कर दिया। और यहाँ पे एक डॉट मिसिंग है, ये डॉट दे दिया, और फिर से इस और इस लाइन का कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर भी एक बैक स्लैश देना पड़ेगा। ओके, आई होप कि नाउ आप जो है अब समझ रहे होगे कि अगर आपको ये देखिए जेंडर का जी भी कैपिटल हो गया, तो अगर आपको लाइन की कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है तो आपको बैक स्लैश देना है, चाहे वो नंबर ऑफ लाइंस कितना भी हो सकता है, 10 15 20 कितना भी हो सकता है, आप बस बैक स्लैश दीजिए और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था कंटिन्यूटी ऑफ लाइन, ये एक कॉन्सेप्ट। अब जो है हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं व्हेन मेथड। ओके, व्हेन मेथड, और व्हेन मेथड का हम यूज करेंगे, और उससे पहले हम जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि डेटा भी कैसा दिख रहा है। ओके, डेटा भी कैसा दिख रहा है, इस डेटा फ्रेम के अंदर ओरिजिनल डेटा फ्रेम ही होगा। ओके, ये लेटेस्ट डेटा फ्रेम नहीं होगा जिसमें हमने चेंज कर दिया है, उसके कुछ रीजन है, उस रीजन के बारे में हम धीरे धीरे करके आगे डिस्कस करेंगे। बट देखिए यहाँ पे अभी ओरिजिनल ही डेटा फ्रेम है हमारे पास, यहाँ पे सो ही लिख देते हैं ताकि ऊपर वाले से आप कंपेयर कर पाओ इजिली। df डॉट शो लिखते हैं, और यहाँ पे एक डेटा फ्रेम ये देखिए गाइस क्रिएट हो गया, और ये ओरिजिनली डेटा फ्रेम है। ये डेटा फ्रेम नहीं है, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। ओके, उसके पीछे रीजन है, उस रीजन के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो अब जो है ये मेरा एक डेटा फ्रेम है। अब मुझे सपोज दैट तीन लोग हैं इसके अंदर। ओके, इन तीनों लोग की मुझे ग्रेडिंग करनी है बेस्ड ऑन सैलरी, सैलरी के हिसाब से मुझे ग्रेडिंग करनी है। ओके, और वो सैलरी के हिसाब से क्या ग्रेडिंग करनी है, मुझे ये ग्रेडिंग करनी है कि जिसकी सैलरी 1000 से कम हो उसके ग्रेड ए हो। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए हो, और 1 2 3 बी एंड सी। ओके, जिसकी सैलरी लेस देन 1000 हो, ओके, उसकी ग्रेडिंग होगी ए। जिसकी सैलरी, उसकी ग्रेडिंग होगी ए। ओके, एक नया कॉलम क्रिएट करना है ग्रेड नाम से, उसमें ग्रेडिंग करना है सैलरी के बेसिस पे। जिसकी सैलरी होगी 1000 से लेके, जिसकी सैलरी होगी 1000 से लेके 3000 तक, उसकी ग्रेडिंग होगी बी। ओके, और अदरवाइज इन दो कंडीशन के अलावा अगर कोई भी कंडीशन होगा तो उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, अदरवाइज तो उनकी उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी सी। ओके, उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी सी। यहाँ मैं सैलरी लिख रहा हूँ, अगर सैलरी लेस देन 1000 है, ओके, और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर दे देता हूँ मैं। ओके, इस कंडीशन को मुझे फुलफिल करना है और एक नया कॉलम बनाना है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे न्यू कॉलम क्रिएट करना है। ओके, न्यू कॉलम क्रिएट करना है, और इस न्यू कॉलम का नाम होगा, नाम हम रखेंगे, वो नाम रखेंगे ग्रेड, जी स्मॉल रखते हैं। ओके, तो हम जो है इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन पे बेस्ड होकर हम नया कॉलम को क्रिएट करें, तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम नए कॉलम्स का क्रिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे अचीव करें। इसको अचीव करने के लिए हमारे पास है ये व्हेन मेथड। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो हम जो है कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको क्या बोला कि मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिस कॉलम का नाम होगा ग्रेड। ओके, मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है और इस कॉलम का नाम होगा ग्रेड। तो नया कॉलम क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये कोड है df डॉट विथ कॉलम। ओके, विथ कॉलम, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं ग्रेड। ओके, हम एक नया कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका जिसका नाम होगा ग्रेड। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि ओके, कोई बात नहीं, जिसका नाम होगा ग्रेड। और यहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं अब, और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि जब जब मेरा सैलरी कॉलम, ओके, व्हेन कॉलन सैलरी, ओके, व्हेन कॉलन सैलरी
व्हेन कॉलम सैलरी इज लेस देन 1000, ओके, जब सैलरी कॉलम 1000 से लेस होगा, ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब मेरा सैलरी कॉलम 1000 से लेस होगा, ओके, तो क्या करना है मुझे, मुझे उस ग्रेड कॉलम के अंदर मुझे एक वैल्यू डालनी है जिसका जिसका वैल्यू होगा ए, ओके। कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैं अपने कोड को लिख रहा हूँ, ओके। अब मैं दूसरा कंडीशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। दूसरा कंडीशन अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ और मेरा दूसरा कंडीशन है मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, डॉट व्हेन। मेरा दूसरा कंडीशन है ये, जब मेरी सैलरी 1000 से 3000 के बीच में हो, तो फिर से मैं अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। ओके, ये लेस देन 3000 इसको करता हूँ मैं, और जस्ट 1 मिनट। ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉल ऑफ सैलरी is when call of salary is greater than 1000 and call of salary is less than equal to 3000, then lit b, मतलब उसकी ग्रेडिंग b हो। और अब जो है तीसरा कंडीशन हम दे रहे हैं, और ये कंडीशन हम दे रहे हैं अदरवाइज का। अदरवाइज 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 यहाँ पे हम दे रहे हैं लिट अदरवाइज लिट सी, ओके, अदरवाइज लिट सी। और इसको देख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट का क्लोजर तो सही हुआ है, ओके। देखिए गाइज, इसी ऐसे ही केस में जो है हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइन बैकस्लैश कैरेक्टर का यूज करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी देखो कितना मुश्किल हो रहा है मुझे आइडेंटिफाई करने में, कहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ, कहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, क्लियर कट पिक्चर नहीं मिल रहा है। तो अब जो है इसको हम देखते हैं, और मैंने अभी इस कोड को रन किया है, और इसी यहाँ पे सबसे पहले तो ये एरर आ रहा है कि नेम व्हेन इज नॉट डिफाइंड। तो फिर से मैं बता दूं, व्हेन फंक्शन जो है पाइस्पार्क डॉट सीक्वल फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है, जिसके बारे में हम काफी डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो हम इस यहाँ पे ये जब भी नेम एरर आए किसी फंक्शन को लेके, तो आप समझ जाना वो इंपोर्ट नहीं हुआ किसी मॉड्यूल से। तो हम क्विकली जो है इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं एक वन लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ, ओके। फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट इंपोर्ट व्हेन को हम क्या करेंगे, व्हेन को हम इंपोर्ट करेंगे। और देखिए इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, और अब जो है ये एरर चला जाना चाहिए। अब कॉल भी डिफाइन नहीं है, कॉल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। कॉल को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, ओके। और फिर से मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ फुल स्टॉप लग गया था, यहाँ एक्चुअली कॉमा होगा। और मैं इस कोड को क्विकली यहाँ पे रन करता हूँ आप लोगों के सामने। और ओके, कॉल सेल, मैंने कॉलम का नाम पूरा नहीं लिखा है एक्चुअली, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे सैलरी, ओके। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा सैलरी, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा सैलरी, यहाँ पे भी मुझे देना पड़ेगा सैलरी। सारी जगह मैंने सैलरी दे दिया, ओके। ओके, हम
ये कॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉलम को रेफरेंस कुछ इस तरीके से कर देते हैं, df डॉट सैलरी, और यहाँ पे भी वही कर देते हैं। ओके, df डॉट सैलरी, सैलरी कॉलम डेटा फ्रेम df का पार्ट है, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं df डॉट सैलरी, df डॉट सैलरी, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं ओके df डॉट सैलरी, df डॉट सैलरी, df डॉट सैलरी, सब जगह हमने सही कर दिया, तीनों जगह। ओके, तीनों जगह सही कर दिया है। इसको मैं रन कर देता हूँ क्विकली। ओके, अब लिट, लिट को लेकर एरर आ रहा है। मुझे कॉल की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं कॉल को यूज़ कर नहीं रहा हूँ। लिट भी, लिट को हम इंपोर्ट करते हैं क्विकली, और फिर से इस कोड को रन करते हैं। और ओके, अब जो है एरर जो है वो कुछ और आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ कि एरर क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, इस जगह पे ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट मैं दे देता हूँ क्विकली। ओके, अब इस कोड को मैं रन करता हूँ। ओहो, अदरवाइज कैन कॉलम प्रीवियसली जनरेटेड बाय वन। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैंने कोड ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, और कोड तो मुझे सही दिख रहा है। कोई नहीं, इसको क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है, सिंटैक्स एरर। इसको मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक नोटपैड पे लेके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इजीली जो है एरर हम आइडेंटिफाई कर लें। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट एंड देन वी विल कंटिन्यू। जस्ट एक मिनट, मैंने ये कोड लिख कर ऑलरेडी रखा हुआ है, और जस्ट हम कंपेयर कर लेते हैं कि इशू क्या है। ओके, मैं यहाँ पे लेके आया इसको, और नेक्स्ट सेल में ये पूरा कोड मैं डाल देता हूँ, और df डॉट विथ कॉलम ग्रेड व्हेन df सैलरी। ओके, ओके, इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ताकि क्लियरली मुझे पता चले कि कौन सा पार्ट ऑफ कोड जो है। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया है, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्विकली। 1 2 3, 1 2 3, 3 लाइन्स ऑफ कोड है। चलिए अब देखते हैं, अब रन कर जाना चाहिए आइडियली। यस, वो कोड रन कर गया, तो कुछ मेजर इशू नहीं था, ब्रैकेट का इशू था। ठीक है, तो देखिए ये मुझे ग्रेडिंग मिल गई है। ओके, अब देखिए कितना लंबा सा कोड है, अभी आपने देखा कि मुझे ब्रैकेट आइडेंटिफाई करने में कितना मुश्किल हो रहा था। तो इसको हम इजी कैसे बनाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी कोड, मैं इसी कोड को यहाँ पे रखता हूँ, ताकि इसकी रीडेबिलिटी इजी हो जाए, रीडेबिलिटी हाई हो जाए, पढ़ने में आसान हो। उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने मैंने जो है इसको अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। ओके, अच्छे से इसको अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि इसकी रीडेबिलिटी हाई रहे। तो हम जो है बस वही काम करेंगे, हम एक एक बैकस्लैश देना चालू करेंगे हर एक स्टेटमेंट के बाद। जैसे यहाँ पे विथ कॉलम ग्रेड दे दिया, मतलब ग्रेड कॉलम क्रिएट डिफाइन करने के लिए मैंने कोड लिख दिया। अब यहाँ पे ये डिफाइन किया कि सैलरी अगर 1000 से लेस है तो उसमें ए फिल करना है, तो यहाँ पे भी एक बैकस्लैश दे दिया, और यहाँ पे फिर से मैंने कंटिन्यूटी ऑफ लाइन को डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे फिर से अ, एक और कंडीशन को मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे फिर से मैं एक बैकस्लैश दे देता हूँ, ताकि मैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइन को डिफाइन कर दूँ। और बस इतना ही करना था। और अगर मैं अब इस कोड को रन करूँगा, ओके, अब मैं इस कोड को रन करूँगा, तो देखिए मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा, और ये देखिए मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया। और ये देखिए बैकस्लैश की हेल्प से मैंने अपने कोड को कितने तरीके से अरेंज कर दिया कि ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को मैंने अलग अलग लाइन में ब्रेक कर दिया, ताकि इस कोड को समझने में किसी को बहुत ही आसानी हो। तो गाइज लिखने वाला तो कोड लिख देता है, लेकिन फिर बाद में
वही बाद में किसी को समझना है उस कोड को, चाहे वही आदमी आकर खुद से समझना चाहे तो वो समझना बहुत ही एक मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये बैकस्लैश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। तो इस बैकस्लैश को और व्हेन मेथड को मैंने आप लोगों के सामने रखा, और ये आप लोगों को कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करके एक नया कॉलम क्रिएट करने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।